नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। चलिए आज के करंट अफेयर्स को बिना किसी देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिएगा पहला करंट अफेयर हमारा आता है बिल्कुल चीता से। कहां से? चीता से आता है। तो देखिएगा जो चीताज हैं वो हमारे यहां से 1952 में, कब? 1952 में विलुप्त प्राणी हो चुके थे और हम अब अफ्रीका के नामीबिया से चीताओं को मंगाएंगे, बिल्कुल, और इसी 15 अगस्त को मंगाएंगे। कहां से मंगाएंगे? अफ्रीका के नामीबिया से मंगाएंगे। और इन चीता को कहां पे रखेंगे? तो कूनो में रखेंगे। कूनो नेशनल पार्क आपका कहां पे स्थित है? अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर आप मध्य प्रदेश लगाएंगे। समझिएगा जरा, चीताज जो होते हैं ये आपकी बिग कैट में आते हैं। किस में आते हैं? बिग कैट में आते हैं। और सबसे ज्यादा तेज चलने वाले, जमीन पे चलने वाले सबसे ज्यादा तेज मैमल्स की संख्या में आते हैं। यानी फास्टेस्ट मैमल्स, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा तेज चलने वाले मैमल कौन होते हैं, तो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, चीता होते हैं। क्योंकि सर ये 65 मील पर प्रति आवर की गति से चलते हैं। किस गति से चलते हैं? तो 65 मील प्रति आवर की गति से चलते हैं। और ये अपनी स्पीड 3 सेकंड में 0 से 70 मीटर पर आवर कर लेते हैं। ये स्पीड कितने टाइम में ये लोग कंट्रोल, या कितने टाइम में ये स्पीड इतनी तक पहुंच जाते हैं? तो मात्र 3 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो फास्टेस्ट मैमल आपके कौन होते हैं? चीता होते हैं। ये आपके बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं, ये मैमल्स होते हैं। और भारत से चीता 1952 में विलुप्त हो गए थे, लेकिन अब चीता हम फिर से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लेकर आ रहे हैं। और इसका समझौता ज्ञापन पे साइन दिल्ली के अंदर हो चुका है। किस किस के बीच समझौता ज्ञापन का साइन हुआ है? अगर यह पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है फॉरेस्ट, वन एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव साहब और आपके नामीबिया के आपके अंतरराष्ट्रीय मामलों के मंत्री, जिनका आपका नाम हो जाएगा क्या? जिनको आप किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा, उनका नाम आपको यहां पे बताना रहेगा। नेतुम्बो नांदी, इनका नाम क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हो जाएंगे। किसके? एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हो जाएंगे नामीबिया सरकार में। एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हैं ये, यानी आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं। साथ में आपके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। क्या है? डिप्यूटी पीएम भी हैं, उप प्रधानमंत्री भी हैं। कहां के? नामीबिया के। और इनका अगर आपसे नाम पूछा जाएगा तो नितिम्बो नंदी आपको इन्हें बताना है। क्या? नितिम्बो नंदी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नितिम्बो नंदी आपके नामीबिया के उप प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री का भी प्रभार संभाले हैं। इनके साथ किसके साथ आपके समझौता ज्ञापन पे साइन हुआ है? तो भारत की तरफ से आपके भूपेंद्र यादव जी, जो कि आपके पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री हैं, साथ में आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी भी आपके यहां पे उपस्थित रहे हैं। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। साथ में एक बात और यहां पे आपको याद रखनी है कि यहां पे आपका साथ में आपको एक बात यहां पे और याद रखनी है, वो ये है कि अगर कोई भी चीज, अगर किसी भी पशु को हम कहीं से लेके आते हैं, जैसे किसी भी दूसरे देश से किसी पशु को अपने देश में लेके आएंगे या अपने देश से किसी दूसरे देश में लेने जाएंगे, तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उस संस्था का नाम क्या है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस संस्था द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, उन गाइडलाइंस को आप फॉलो करें, तभी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पशु को ले जा सकते हैं। तो पहली गाइडलाइंस है कि जहां पे आप पशु को ले जा रहे हैं, क्या उस फॉरेस्ट या उस वन की क्वालिटी अच्छी है, उस जो
जिस जानवर को ले जा रहे हैं, क्या उस फॉरेस्ट की क्वालिटी में वो जानवर सरवाइव कर सकता है, अपना जीवन अपना जीवन क्या है जो निर्वाह कर सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि क्या उस जंगल में उस जानवर के खाने के लिए जो वो चीज खाता है वो उपलब्ध है या नहीं है। और तीसरी यहां पे चीज जो है ध्यान रखी जाती है कि उस तरह के जो जानवर आप लेके जा रहे हैं, उस तरह के जानवर को रखने की वहां पे कैपेसिटी कितनी है, यानी आने वाले समय में अगर उन जानवरों के बच्चे होते हैं तो वो कितने साल तक उस वन में वहां पे आपका जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो ये IUCN की आपकी गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करते हुए ही आपको एक देश से दूसरे देश में क्या ले जाना होगा, जानवरों का आदान प्रदान करना होगा। यानी एनिमल्स को अगर किसी भी दूसरे देश से आप अपने देश में लाना चाहते हैं या अपने देश से दूसरे देश में ले जाना चाहते हैं तो इन निम्न IUCN की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना ही होगा। ये IUCN क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है क्या, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर पूछा जाए IUCN के हेडक्वार्टर कहां पे स्थापित है तो याद रखना ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछा जाए कि IUCN के अगर आपसे पूछा जाएगा कि IUCN के आपके हेडक्वार्टर्स मुख्यालय कहां पे स्थित है तो यू हैव टू क्लियर अबाउट दैट कि इसके ग्लैंड स्विट्जरलैंड में क्या है, मुख्यालय स्थापित है। यह आपसे पूछा जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे IUCN के बारे में पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन तैयार करता है। रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की किताब होती है जो प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, विलुप्त होने की कगार पे हैं, विलुप्त हो गई हैं, और कुछ ऐसी स्पीसीज यानी सारी ही वो स्पीसीज जो कहीं ना कहीं से इफेक्टेड हैं और विलुप्त हो सकती हैं। ऐसी किताब को, ऐसी स्पीसीज की बुक को कौन तैयार करता है तो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन कि IUCN ऐसी किताब को तैयार करता है, ऐसी प्रजातियों को उस किताब में लिखता है। और उस किताब का नाम क्या है तो याद रखना उस किताब का नाम रेड डाटा बुक है। क्या है भाई, रेड डाटा बुक इज द आंसर, यानी वो किताब क्या होती है आपकी, रेड डाटा बुक होती है। और अगर आपसे पूछा जाए IUCN की स्थापना कब हुई है तो याद रखना 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की आपकी स्थापना होती है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। साथ में आपको एक बात और जाननी है कि चीता सबसे ज्यादा विश्व में कहां पे पाए जाते हैं तो ये अफ्रीका और सेंट्रल ईरान में आपके पाए जाते हैं। कहां पे, अफ्रीका और सेंट्रल ईरान में पाए जाते हैं। हमारे यहां से तो 1952 में ही विलुप्त हो गए थे। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। साथ में आपको एक चीज और जाननी है, चिंटू चीता, कोई मैं यहां पे मजाक आपके साथ नहीं कर रहा हूं, ये एक प्रोग्राम है। चिंटू चीता नामक एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिस कार्यक्रम के तहत चिंटू चीता नामक एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिस कार्यक्रम के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अगल बगल में रहने वाले लोकल्स को क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी कि चीता के बारे में कैसे बचना है अगर उन पे वो अटैक करते हैं। तो इस तरह की लोकल्स को क्या किया जाएगा, लोकल्स को अवेयर किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत, चिंटू चीता नामक प्रोग्राम के तहत। इतनी बात आपको यहां पे जाननी है। एक बात और जाननी है कि जो चीता है उसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम क्या होता है तो आपको याद रखना है एसियोनिक्स जुबांटस। क्या है, एसियोनिक्स जुबांटस, एसियोनिक्स जुबांटस। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपनी जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। देखिएगा जरा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लीज ऑन मेकेदातु प्रोजेक्ट। जो आपका मेकेदातु प्रोजेक्ट है वो आपकी कावेरी नदी पे बनने वाला डैम है, जो कौन बना रहा है, जो आपका कर्नाटका बना रहा है। लेकिन जब कर्नाटका ये डैम, ये आपका कर्नाटका मेकेदातु प्रोजेक्ट का डैम जब कर्नाटका कावेरी पे बना रहा है तो इसका विरोध तमिलनाडु द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु को भी कावेरी नदी का पानी चाहिए होता है और जब डैम बन जाएगा तो पानी या तो कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो
तमिलनाडु का कहना है कि हमारे जो कृषक हैं उनको इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए यहां पे पानी उपलब्ध नहीं होगा। इस बात का डिस्प्यूट चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी के संदर्भ में एक प्ली यानी याचिका को क्या किया है, देखा है, हियर किया है। तो समझना यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अभी ठंडे अवस्थे में डाले रखा है, ठीक है, अभी कोई भी इसमें डिसीजन नहीं आया हुआ है। और कर्नाटका से कहा है कि आप मेकेदातु प्रोजेक्ट के तहत अभी वहां पे किसी भी आप अपने डैम का निर्माण नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया है। यहां पे एक बात और आपको याद रखनी है कि दो राज्यों में जब आपका किसका डिस्प्यूट होता है, पानी को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट आया था, उसके तहत ये डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। और इस डिस्प्यूट एक्ट ये कब आया, तो 1956 में, 1956 में आया। और इसी डिस्प्यूट एक्ट के तहत इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स यानी अधिकरणों की भी स्थापना होती है, या उन्हें प्राधिकरण कहते हो। यहां पे एक बात और याद रखनी है कि इंटर स्टेट काउंसिल का कोई भी झगड़ा होता है राज्य या राज्य केंद्र सरकार के बीच में, तो एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है। ये हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद में, 263 में दी हुई है। और ये इंटर स्टेट काउंसिल किसके द्वारा बनाई जाती है, तो राष्ट्रपति इस इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण करता है। ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये आपके दो राज्यों के और राज्य या केंद्र सरकार के बीच में झगड़े को समाप्त करती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। तो आज ही के दिन यानी 21 जुलाई 1969 को आपके नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे आपके एडविन ऑल्ड्रिन जो है आपके मून की सतह से दोबारा धरती की सतह पर आए थे, जो माना जाता है कि विश्व में सबसे पहला कदम मून की यानी आपके चंद्रमा की सतह पर किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। और उन्हीं के साथ जाने वाले आपके क्रू मेंबर दूसरे थे जिनका नाम था एडविन ऑल्ड्रिन। एडविन ऑल्ड्रिन इज द नेम ऑफ नेक्स्ट क्रू मेंबर ऑफ नील आर्मस्ट्रांग। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि नील आर्मस्ट्रांग की जो है कौन सी जो है आपकी यात्रा थी, अपोलो 11 के द्वारा गए हुए थे नील आर्मस्ट्रांग के साथ साथ दूसरी कौन थी, तो आप याद रखेंगे एडविन ऑल्ड्रिन जो है इनकी दूसरी क्रू मेंबर थी। साथ में याद ये भी रखेंगे कि इसमें एक व्यक्ति आपका और था जिसका नाम था माइकल कोलिंस, ठीक है, एक व्यक्ति इनके साथ और थे जिनका नाम था माइकल कोलिंस। लेकिन ये दोनों ज्यादा फेमस हैं, नील आर्मस्ट्रांग हैं, वो पहली बार मतलब पहले वही उतरे थे नीचे सतह पर, फिर एडविन ऑल्ड्रिन भी आपकी उन्हीं के बाद उतरी थी सतह पर, सतह को चेक किया था, देखा था, जो भी कुछ किया था वहां पे। तो नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 से गए थे। और अपोलो 11 किस देश के द्वारा भेजा गया है, तो याद रखना ये आप अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा भेजा गया है आपका मिशन, ठीक है, आपका मिशन यूएसए के द्वारा कब भेजा गया था, तो यह भी याद रखना 16 जुलाई को भेजा गया था। कब भेजा गया था, 16 जुलाई को भेजा गया था 1969 में। कब, 1969 में। और यह वापस धरती पर सुरक्षित 21 जुलाई को आपका आ जाता है, 21 जुलाई 1969 को। आज ही के दिन आपके क्रू मेंबर्स नील आर्मस्ट्रांग एंड बिकम द फर्स्ट पीपल टू वॉक ऑन द मून, यानी 21 जुलाई को ही, आज के ही दिन आपके नील आर्मस्ट्रांग विश्व के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने मून की यानी चंद्रमा की सतह पर चलकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था। समझिएगा आगे, अगली तरफ चलते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि नील आर्मस्ट्रांग जो है मून की किस जगह पर उतरे थे, जैसे कि भारत में बात करें तो भारत में बहुत सारी जगह हैं, छत्तीसगढ़ राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य है, तमिलनाडु राज्य है। ऐसे ही आपके चंद्रमा पे भी तो जगह होंगी, तो जिस जगह पर उतरे थे उसका नाम है ट्रैंक्विलिटी बेस। यहां पे आपके नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखे हुए
थे। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए और यही मुख्य बिंदु है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो श्रीलंका की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। श्रीलंका की पूरी हालत समझने के लिए हम लोगों को एक अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा, उसके लिए कंप्लीट लेक्चर श्रीलंका पे होगा। लेकिन अभी की बात करें तो रानिल विक्रमसिंघे जो है आपके नए प्रेसिडेंट नियुक्त हो गए हैं। किसके? श्रीलंका के। तो श्रीलंका के बारे में 2-3 पॉइंट आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्रीलंका की वर्तमान राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी यानी कैपिटल हो जाएगी। किसकी? श्रीलंका की आपकी कैपिटल हो जाएगी। अगला पॉइंट यहां से याद रखना है कि यहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है। तो याद रखना सिन्हला भाषा बोली जाती है। सिन्हला भाषा बोली जाती है। साथ में अगर यहां की करेंसी आपसे पूछी जाए, किसकी? आपकी श्रीलंका की करेंसी पूछी जाए, यहां पे भाषा कौन सी? सिन्हला। करेंसी अगर पूछी जाए तो श्रीलंकन रुपी, श्रीलंकन रुपी आपकी करेंसी हो जाएगी। तो इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है। और अगर पूछा जाए रानिल विक्रमसिंघे से पहले कौन इसके राष्ट्रपति थे, तो याद रखना गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे जो है इसके राजपक्षे साहब जो है इसके पुराने राष्ट्रपति होते हैं, जो कि आपके अब राष्ट्रपति नहीं हैं, नए राष्ट्रपति आपके बन चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका की जो है पॉलिटी कैसी है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो भारत की बात करेंगे तो भारत में फेडरेशन है, यानी भारत एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। भारत एक क्या है? फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। भारत की पॉलिटी है ये, ठीक है। अगर यहीं पे हम श्रीलंका की पॉलिटी की बात करेंगे तो श्रीलंका की यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। चलिए, रिपब्लिक डेमोक्रेसी। चलिए, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इन दोनों तरह की डेमोक्रेसी, इन दोनों तरह के लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। और नहीं बता पाएंगे तो कमेंट में बताइएगा, फिर हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका में यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, ठीक है। और हमारे देश में फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। यहां पे रिपब्लिकन वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स 27% ओबीसी क्वाटा फॉर महाराष्ट्र लोकल बॉडीज। महाराष्ट्र लोकल बॉडीज के लिए 27% ओबीसी का जो है कोटा मिलेगा। ओबीसी को कोटा मिलेगा किसमें? लोकल बॉडीज इलेक्शंस में, यानी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में या पंचायती राज इलेक्शंस में, ठीक है। तो यहां पे 27% कोटा क्लियर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहां पे अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 243D पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में PRIs बोल देते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज व्यवस्था में 243D आर्टिकल ये कहता है कि जो SC ST हैं और जो वुमेन हैं इनको रिजर्वेशन इनकी संख्या के अनुपात में उस राज्य में दिया जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं छत्तीसगढ़ में 50% SC ST हैं और 50% जनरल है, तो संख्या का अनुपात होता है कि 50% सीटें SC ST की होनी चाहिए, 50% सीटें जनरल की होनी चाहिए। अगर कहीं पे 10% ही आपके या 30% ही आपके मान लो SC ST है और 70% आपके जनरल है, तो 30% सीटें किसकी होती हैं?
SC ST के 70% जनरल की होती हैं। इस तरह से जो है क्या दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, यानी 30% सीटें जो SC ST की हैं वो तो रिजर्व की जाएंगी, लेकिन जो 70% जनरल की हैं उनमें रिजर्वेशन नहीं होगा, वो कैसे भी प्रयोग की जा सकती हैं। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रहनी चाहिए। 243D आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित होगा, और यहां पे आपको याद रखना है 243T आर्टिकल जो है ये आपका म्युनिसिपैलिटी यानी नगरीय निकाय से संबंधित होगा। नगरीय निकाय यानी म्युनिसिपैलिटी। चलिए कमेंट सेक्शन में एक काम और आपको दे देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा म्युनिसिपैलिटी कौन से भाग में आती है संविधान के, और पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में आती है। तो इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से अनुच्छेद से होती है, तो 124 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धन लक्ष्मी ऐश्वर्या कॉट डोपिंग, दिक्कत हो गई, हमारी बालिकाओं के साथ दिक्कत हो गई कि इनको डोपिंग टेस्ट पास करना होता है। कहां जाने के लिए, तो कॉमनवेल्थ गेम में जाने के लिए। कॉमनवेल्थ गेम में अगर आप जाएंगे तो आपको डोपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहां हो रहा है, तो बिर्मिंघम में हो रहा है। बिर्मिंघम आपका कहां पे स्थापित है, यू हैव टू से दैट ये आपका इंग्लैंड में आता है। तो इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है। और जब भी कॉमनवेल्थ गेम में जाएंगे, जितना भी कॉमनवेल्थ गेम का समय काल होता है, उस समय काल में आपका डोपिंग टेस्ट कभी भी हो सकता है। तो अभी बात करें तो 19 जुलाई से 10 अगस्त तक आपका कॉमनवेल्थ गेम चलता है। तो आपका डोपिंग टेस्ट 10 जुलाई से लेके 19 जुलाई से लेके 10 अगस्त के बीच में कभी भी किया जा सकता है। और जब हमारी ये महिलाएं जा रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो कजाकिस्तान के अलमाटी एयरपोर्ट पे इनका डोपिंग टेस्ट कर लिया गया। कहां पे, कजाकिस्तान के अलमाटी जो है आपके एयरपोर्ट पे इनका टेस्ट किया गया, और जब टेस्ट किया गया तो ये डोपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाई। अच्छा, इस डोपिंग टेस्ट में क्या टेस्ट किया जाता है, तो इसमें ब्लड और यूरिन टेस्ट की जाती है, और उस ब्लड और यूरिन में पता किया जाता है क्या आप किसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं या नहीं। कहने का मतलब है कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या किसी स्टेरॉयड का सहायता लेते हैं, यानी आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किसी स्टेरॉयड की हेल्प लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो अगर नहीं लेते हैं तो आप कॉमनवेल्थ गेम या किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप क्या हो जाएंगे, आप फाइनलाइज हो जाएंगे। और अगर आप लेते हैं तो आप डोपिंग टेस्ट में ऐश्वर्या जी की तरह और धनलक्ष्मी जी की तरह फिर से फेल हो जाएंगे, और आपको उस चैंपियनशिप में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। ऐसा ही मेरी इन बेटियों के साथ हो चुका है। तो आपकी जो पुरानी आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, उन्होंने कहा कि हम पहले ही कहते थे कि कोई ना कोई दिक्कत तो है, क्योंकि इतनी बड़ी जो जंप ये मारती थी, ये जंप महिलाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी 3 टियर जंप मारती हैं, तिगुनी जंप मारती हैं, वो कैसे मार रही हैं। चलिएगा, डोपिंग टेस्ट आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। ये डोपिंग टेस्ट आपका रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस यहां पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डॉज सेंटोस और विटमैन। विटमैन का यहां पे नाम आपको याद रखना है। विटमैन ने ब्रिटेन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया है, और ब्रिटेन को अपना पहला गोल्ड मेडल मिल चुका है। किसमें, तो आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो आपकी ब्रिटेन, जो आपकी 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। कौन सी, 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्या मिल चुका, 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने क्या कर दिया है भाई, पहली बार विटमैन जी ने जो है आपके ब्रिटेन को गोल्ड मेडल दिलाया है, गोल्ड मेडल दिलाया है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी ये जब प्रतियोगिता आपकी 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खत्म होगी तो इसको निचोड़ ले आएंगे हम अपने बोर्ड पे। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अभी इसकी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा और समझिएगा इसे जरा।
अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी कर दी गई है, यानी किस देश के पासपोर्ट में कितना ताकत, कितनी पावर है। तो बताइएगा क्या इस पासपोर्ट में भारत, अच्छा इसमें पूछा गया है फर्स्ट रैंक किसकी आई है पासपोर्ट में। सबसे ऊंचे पायदान पर आपका सिंगापुर और जापान दोनों ही हैं। सिंगापुर और जापान आपके दोनों ही पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर है, और इन दोनों ही देशों को कितने नंबर दिए गए हैं? 192 नंबर आपके प्रोवाइड किए गए हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे तो भारत का 83वां नंबर आया है। पहले भारत का कितना नंबर आया था? तो 90 नंबर आया था, यानी 2021 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 90वें स्थान पर था। लेकिन आज की बात करेंगे तो आज भारत 7 कदम ऊपर उछल गया है। और याद रखना है, भारत के पासपोर्ट को अगर आप अपने पास रख रहे हैं तो विश्व के 59 देशों में भारत के ही पासपोर्ट को लेके चले जाइएगा, आपसे वहां का वीजा नहीं मांगा जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर, भारत के पासपोर्ट से आप 59 कंट्रीज में क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं। कैसी विजिट कर सकते हैं? वीजा फ्री विजिट कर सकते हैं, यानी उस देश के 59 देशों के वीजा नहीं मांगे जाएंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। स्वामित्व स्कीम इज रिलेटेड टू, स्वामित्व स्कीम किससे रिलेटेड है? तो स्वामित्व स्कीम चलाई गई है प्रॉपर्टी के डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहां पे अगर प्रॉपर्टी का डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा तो जो जहां पे रहता है उसकी जानकारी ले ली जाएगी, तो यहां पे कोई भी डिस्प्यूट भी नहीं होगा एरिया में। तो यहां पे याद रखना है कि डिस्प्यूट भी कम होने लगेंगे। आंसर 2 भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये स्कीम डाटा कलेक्शन है प्रॉपर्टी का। यहां पे इस स्वामित्व का फुल फॉर्म हो जाएगा सर्वे ऑफ विलेजेस एंड आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये इसका सही आपका फुल फॉर्म हो जाएगा स्वामित्व का ये फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगर ऑल ऑफ द अबव दिया है तो सभी उत्तर सही हो जाएंगे। स्वामित्व योजना क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि यह संपत्ति डाटा को एकत्रित करना है, टू कलेक्ट प्रॉपर्टी डाटा। जो भी जहां रह रहा है, जिसकी भी प्रॉपर्टी है, वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम विद इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। ERSS से आपका BLT ERSS से जो है लिंक किया गया है किसको? व्हीकल्स को, यानी वाहनों को। क्यों किया गया है? टू डिटेक्ट थेफ्ट ऑफ व्हीकल्स, यानी अगर आपका जो है व्हीकल है, जो वाहन है, वो खो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला देश बना है जिसने BLT से ERS को किससे कनेक्ट कर दिया है? व्हीकल, वाहनों से, यानी वाहनों को BLT और ERSS से कनेक्ट किया है। इससे क्या होगा कि अगर कोई आपका वाहन खो जाता है तो दोबारा वापस मिलने में आसानी हो जाएगी। सही है, वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए भी किया गया है। साथ में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो भी पता लगाई जा सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। कौन पहला राज्य हो गया है? तो हिमाचल प्रदेश आपका पहला राज्य हो गया है इसको जो है आपका कनेक्ट करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्वनिर्भर भारत नारी? स्वनिर्भर भारत नारी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, और ये इंडिजिनस वीवर्स के लिए शुरू की गई है, यानी स्वदेशी बुनकरों के लिए ये आपकी स्कीम जो है जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे अंडर मिशन शक्ति के अंतर्गत कौन सी आपकी सब स्कीम्स आती हैं? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति योजना चलाई गई है, जिसकी मुख्य उप योजनाएं कौन सी है? तो स्वधार मुख्य आपकी जो है मुख्य उप योजना है शक्ति सदन या संबल या सामर्थ्य। तो ये संबल और सामर्थ्य दोनों हो जाएंगी। तो इसमें यहां पे 3 और 4 फिफ्थ ऑप्शन भी होना चाहिए, 3 एंड 4 बोथ। ठीक है, तो संबल और सामर्थ्य दो आपकी सब स्कीम्स हैं। किसकी? मिशन शक्ति की। किसकी है? तो मिशन शक्ति की। 1 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति जो है लॉन्च कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति आपका लॉन्च कर दिया गया है, और ये जो है
15वें वित्त आयोग के तहत जो है जारी किया गया है, 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत जारी किया है। कमेंट सेक्शन में बताइए फाइनेंस कमीशन जो है कौन से अनुच्छेद के तहत जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति 5 साल के लिए करता है। तो अभी 2021-22 का जो है वित्त आयोग 15वां जारी किया गया है और 2025-26 तक ये जो है चलेगा आपका। तो इसके तहत आपकी मिशन शक्ति योजना 15वें वित्त आयोग में ही इंक्लूड करके मिशन शक्ति योजना जो है चलाई गई है। और इसकी 2 आपकी सब योजनाएं यानी मुख्य उप योजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखिएगा। आई थिंक ये हमारा आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। हु वॉन द टाइटल ऑफ सिंगल्स बैडमिंटन ऑफ पैरोडुआ मलेशिया मास्टर्स 2022। तो जो आपकी पैरोडुआ मलेशिया मास्टर्स 2022 बैडमिंटन की प्रतियोगिता है उसमें सिंगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो आन से यंग इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आन से यंग ने इस टाइटल को जीता है। 5 से 10 जुलाई तक ये जो है आपकी प्रतियोगिता चली थी। कहां पे चली थी? तो मलेशिया के अंदर चली थी 5 से 10 जुलाई तक। और इसको कराने वाला कौन था? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। कौन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको कराने वाली जो है संस्था है, जो कि पैराडुआ मलेशिया मास्टर्स 2022 जो है इसने कराई है 5 से 10 जुलाई के अंतर्गत। और आन से यंग आपकी साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। कहां से? साउथ कोरिया से। और चेंग यूफी आपकी चाइना से बिलोंग करती हैं। और पीवी सिंधु और प्रणव एचएस आपके दोनों के दोनों भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसी के साथ आज हम इस आपके करंट अफेयर्स के संकलन का समापन करते हैं और आपसे कल फिर से मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ और इसी शानदार क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं कल। थैंक यू गाइस।